हेलो। जय हिंद सारे भ्राएंगी। ते क्या हाल चाल ने सारे दोस्तें दे? सारे दोस्त ठीक ठाक हो? सर इच्छुआ ठीक मेरे भाई। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को और स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। आज की क्लास ना स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेप इज दी ऑलवेज हार्डेस्ट। ठीक है, बिगनिंग जो है वो हमेशा हार्ड होती है। वैसा ही कुछ आज की क्लास के रिलेटेड कह लीजिए। स्टार्टिंग करनी थी बट थोड़ा सा कुछ रीजंस की वजह से जो है वो हम लेट हो चुके हैं। चलिए उसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी दोस्तों से और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी दोस्तों का जिन्होंने विश्वास बनाए रखा और थोड़ा इंतजार किया हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी के साथ ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, अब इस क्लास में वो सब नहीं डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम करने वाले हैं। बस इतना कह देता हूं कि फ्री कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल फ्री बैच है ये, बाकी आपको सब इसमें कवर हो जाएगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। उससे पहले जो कुछ भाई हमारे साथ कुछ नए जुड़ेंगे इस क्लास के दौरान, वो सब दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां पे आप जो है ज्वाइन करके आपको अपडेट्स वहां से मिल जाएंगे। तो सभी दोस्त बता दीजिए आवाज वगैरह जो है वो सही है। उसके बाद हम जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कोई एक आधा बच्चा बता दीजिए क्लास सही है, आवाज सही है। ओके, तो बढ़िया, ठीक है। आप सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा साथ साथ में आंसर्स जो हैं वो अपने देते जाएं। तो स्टार्ट करेंगे हम लास्ट क्लास के क्वेश्चंस के। कि बताइए भाई, गुलाब सिंह जो थे, इनके बारे में आपको अच्छे से बताया था मैंने, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो सब डिस्कस किए थे। उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से जो है, आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? कितनी मनी जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को दी थी जम्मू एंड कश्मीर खरीदने के लिए? और रावी और इंडस, इसके बीच का एरिया जो है वो इन्होंने खरीदा था। जल्दी से किसी बच्चे को मालूम हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। इसी तरह से रिवीजन जो है आपका होता रहना चाहिए। आंसर है 75 लाख। बहुत बढ़िया, वेल डन। तो चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करूंगा नोट्स वगैरह आप सभी दोस्त जो हैं वो साथ साथ में बनाते जाएंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी और साथ में आप सभी दोस्तों का साथ चाहिए, लास्ट तक जो है वो बने रहें। पहला क्वेश्चन पूछा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के किस राज्य से पास नहीं होती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? एक चीज और, एक नंबर लिख लीजिए, 8899522815। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। कोई भी बच्चा इस पे कॉल ना करे, इवन की व्हाट्सएप मैसेज कर ले। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हमारे पास ऑफिशियल पीडीएफ है एक, ठीक है, जिसमें कि 12 प्रैक्टिस सेट है, 59 रुपीज की है। जो कुछ भाई लेना चाहते हो ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ली है, अवेलेबल है अभी। तो लेना चाहते हो इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। तो बात करते हैं कौन सी जो है स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। टोटल कितने स्टेट्स हैं जिनमें से गुजरती है? टोटल है 8। टोटल कितने हैं? 8 स्टेट हैं जिनमें से पास होती है। इसकी आपको ना एक छोटी सी और जबरदस्त, जैसे आप कहेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा। लिख लीजिए, ठीक है, ट्रिक से ही लिखिए, ट्रिक से ही लिखिए, ट्रिक से ही लिखते हैं इसको। ठीक है, ट्रिक में लिखो, वेस्ट में गुजरात राजस्थान, वेस्ट में गुजरात और राजस्थान वेस्ट में ही है ना, ठीक है। और इसके आगे लिखिए, मुझे झारखंड चाहिए था, मुझे झारखंड चाहिए था। ठीक है, वेस्ट से वेस्ट बंगाल आप कर लीजिए। ठीक है, इस वाले एम से जो है, फर्स्ट एम से, इसमें मध्य प्रदेश कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, 4 ये हो गए। ठीक है, इस वाले एम से मिजोरम, झारखंड, ठीक है, सी से छत्तीसगढ़, टी से त्रिपुरा। बस इस एक छोटी सी लाइन को याद कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, इस छोटी सी लाइन को याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल जो है इजीली आपको ये 8 स्टेट जो है वो याद हो जाएंगे, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और इसमें बिल्कुल सही आंसर भी दिया है बहुत सारे बच्चों ने। उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, वहां से एक लाइन गुजरती है, उसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, मिर्जापुर में से। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके साथ साथ अगर किसी भाई को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स जो है वो डेली देखता हूँ, सभी बच्चों के देखता हूँ, ठीक है। तो आपको उसमें जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग नेम Toramana and Mihir Kula belong to which dynasty in the history of Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये जो दो नाम हैं ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब चीजें जो हैं इसी लाइव में मिला करेंगी, डेली मिला करेंगी, डेली लाइव होगा, अलग अलग करके आपको सब क्लियर करवा दूंगा, कंप्यूटर, रीजनिंग सब हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बदले आप सभी दोस्तों को रेगुलर जुड़ना है। तो ये दोनों जो है ये हुना डायनेस्टी से हैं। किस डायनेस्टी से? हुना डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी ऑप्शन सही रहेगा। स्वालकोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड विच ऑफ द रिवर बेसिन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे जम्मू कश्मीर से। पता क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, थर्मल प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी लाइट बनती है पर फिर भी जो है वो लाइट नहीं आती है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, स्वालकोटा की बात की गई है, स्वालकोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो सभी दोस्त साथ साथ में ट्राई कीजिएगा, आंसर देते जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट की बात की जाए, ये किस पे है? ये चेनाब रिवर पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे है? चेनाब रिवर पे है, ठीक है। दूसरा नंबर, डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए, आपको मैं एक एक चीज जो डिटेल्स बोलते हैं ना, जिसको डिटेल में लिखवाता हुआ चलूंगा मेरे भाई, ताकि एग्जाम में आप किसी को कोई प्रॉब्लम ना बचे, ठीक है। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छे से इनके नोट्स जो है वो बनाते हुए चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आ जाएगी? यहाँ पे ये है रामबन एंड उधमपुर, ठीक है। रामबन और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। कितनी पावर जो है वो जनरेट होती है, ये भी क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा पूछा जाता है। 1800 मेगावाट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसके सिवा एक और लिख लीजिए, लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर में तो पक्कल है, ठीक है। पक्कल डुल, ये आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं, फिर भी रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से जो क्लासेस चल रही है, ये जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, इसको स्टार्टिंग से देखिए तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। एक चीज इस क्वेश्चन में, ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस में से कोई नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन मिसप्लेस हो चुके हैं राइटर से, तो इसके लिए थोड़ी सी सॉरी। चेनाब रिवर लिख लीजिए इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is a renewable sources? Renewable sources इसमें से कौन सा है? Renewable sources होते हैं जो सस्टेनेबल रहते हैं, सस्टेन रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, उनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। क्लियर? जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं। क्या अगर हम एक बार गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी उससे जितनी माइलेज होगी चलाएंगे, क्या उसके बाद वो पेट्रोल हमें फिर से मिलेगा? नहीं मिलेगा, पेट्रोल आंसर नहीं होगा। विंड है। कोल की बात कर ले, कोल सबसे पोल्यूटेंट होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो कॉज करता है कोल, याद रखिए। अगर पूछ लिया जाए कौन सा फ्यूल जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन डालता है तो वो कोल रहेगा, ठीक है। एलपीजी जो है, एलपीजी भी एक बार जल जाता है, दूसरी बार फिर से भरवाना पड़ता है। तो आंसर जो है इसमें मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। साहिल, वेल्डन वेल्डन, फ्रीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो विंड जो है ये एक रिन्यूएबल सोर्सेस है, जैसे आप कह सकते हैं सस्टेनेबल सोर्सेस है। इसके आप कुछ एग्जांपल लिख लीजिए रिन्यूएबल रिसोर्सेस के, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल लिख लीजिए आप, जैसे कि सोलर पावर हो गया मेरे भाई, क्या हो गया? सोलर पावर हो गया। दूसरे नंबर आप लिख लीजिए बायो एनर्जी। अगर ऐसे कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख के दे देते हैं बायो एनर्जी बताइए रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में जो है वो आपको प्रॉब्लम ना आए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल, जियोथर्मल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जांपल्स आपको सीधे सीधे एज इट इज क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following belongs to autotrophs? इनमें से ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इनमें से ऑटोट्रॉप जो है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम हो कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो है मैं वो आपको साथ साथ में लिखवाता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नोट्स बनाने में। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, वेल डन। इसी तरह से सभी दोस्त अगर आंसर देते हुए चलेंगे साथ साथ में तो इंटरेक्शन भी अच्छी होगी और पढ़ाने का
मजा भी आएगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब तो किसी भाई का आंसर गलत ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिख दिया है। फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन करता है? फोटोसिंथेसिस करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, प्लांट्स हो गए, वो सब करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एक ही ऑप्शन हमें जो है वो दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रास जो है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑटोट्रॉप्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, और ये अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्लियर है यहां तक? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बच जाए किसी भाई को, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको आंसर वहां पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is less polluting fuel with respect to global emission? ग्लोबल एमिशन की बात की जाए, ग्लोबल एमिशन से आप ग्लोबल वार्मिंग समझ लीजिए। ठीक है अगर पूरे ग्लोब का देखा जाए उस हिसाब से इनमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी गैस है जो बिल्कुल कम पोल्यूशन करती है? सबसे ज्यादा तो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट जो है वो कोल है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको मैंने बता दिया कि कोयले से जो है सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आते हुए वेल डन बंटी, मुंताहा, सौरभ, राहुल, मुदासिर, अफसर, जेपी, बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह की एक्यूरेसी जो है वो बनाए रखनी है एग्जाम्स में, और लास्ट तक जो है हर एक क्लास में आपको जुड़ना है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सिलेक्शन की राह पे लेके चलूंगा। तो नेचुरल गैस जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेचुरल गैस जो है ये लीस्ट पोल्यूटेड है। मोस्ट कौन सी है? तो मोस्ट आ जाएगा कोयला। ठीक है, कोल जिसे हम कहते हैं। कोल में भी 4 प्रकार होते हैं, वो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कोल्स के रिलेटेड तो उसमें आपको सब कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट है, which of the following does not drain into the Gulf of Khambhat? ठीक है, खंबात की खाड़ी जो है वहां पे इनमें से कौन सी नदी जो है वो नहीं बहती है? चलिए देख लेते हैं कौन सी नहीं बहती है। आपको ये इस तरह से कुछ मान लीजिए, ये वाला जो एरिया है, अरे भाई एक मिनट रुको, हाँ फिर से बना देता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, और ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, ये वो एरिया है। आपको मालूम है कि सभी रिवर्स जो है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बेल्डन मेरल बेल्डन बेल्डन। आप सभी को मालूम है कि ऑलमोस्ट क्या सभी रिवर्स जो है वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जाती हैं, बट वेस्ट की तरफ जो है, या आप कहेंगे कि अरेबियन सी की तरफ, यहां पे अरेबियन सी भी आता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है अरेबियन सी में बताइए, तो अरेबियन सी भी आ जाता है। तो इसकी तरफ जो है वो गिनी चुनी रिवर्स आती हैं, जैसे कि कौन कौन सी रिवर आ जाएंगे इसमें? नर्मदा, माही, तापी, साबरमती। ठीक है, ये कुछ रिवर्स हैं जो इसकी तरफ बहती हैं। ठीक है, और इनमें जो है आंसर हमारा रहेगा लूनी रिवर जो है, ये आंसर रहेगा, ये खंबात में खाड़ी में नहीं बहती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में नहीं बहती है, ये याद रखेंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि वेस्ट की तरफ कौन कौन सी बहती हैं, तो नाम याद रख लीजिए, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। ये 4 मेन और इंपॉर्टेंट नाम है जो आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन आपको? इस साइड आ जाएगा अरेबियन सी आपका, और इस साइड आ जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो इस साइड आ जाएगा। अंडमान निकोबार भी बंगाल की खाड़ी की तरफ आएगा। ठीक है, मालदीव्स जो है वो इस साइड आएंगे अरेबियन सी की तरफ। साथ साथ में जो है ये बनाते जाइएगा आप, ताकि आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको इजीली जो है वो चीजें पकड़ सकेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? सभी दोस्तों का आंसर चाहिए। लास्ट टू लास्ट क्लास में करवा चुका हूं, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी और जंग फोल्ड माउंटेन्स भी पढ़ाए थे मैंने आपको। जल्दी से जिन जिन भाइयों को आंसर्स मालूम हो, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। इसी तरह से एक्यूरेसी के साथ सभी दोस्त आंसर देते जाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की बात की जाए तो कौन सी है मेरे भाई? अरावली, काराकोरम, साइदरी हिल्स या फिर हिमालयस। तो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया की ओल्डेस्ट कौन है? अरावली। ठीक है, इंडिया की कौन सी है? अरावली, जो कि बहुत सारे भाइयों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। ठीक है, इंडिया की आ जाएगी अरावली। अगर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट की बात की जाए, विश्व में सबसे पुरानी की बात की जाए, तो कोई बच्चा बता सकता है कि कौन सी आ जाएगी? विश्व की बात की जाए अगर, तो वर्ल्ड वाइड कौन सी आ जाएगी? लिख लीजिए, बर्बेटोन। ठीक है, तो ये जो है ये आ जाएगी वर्ल्ड की।
इंडिया में इनकेस पूछ लिया जाए यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो कौन से हैं, तो हिमालयस आ जाएंगे। ठीक है, हिमालयस यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आएंगे। और कई बार पूछा जाता है कि फोल्ड माउंटेन बताइए इंडिया में कौन से हैं, तो फोल्ड माउंटेन में भी हिमालय आते हैं। हिमालय के साथ साथ एक और आते हैं एल्प्स माउंटेन, इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये भी फोल्ड माउंटेन में आएंगे, यंग फोल्ड माउंटेन में स्पेशली। तो इसमें आंसर आपको मिल गया, आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द रिमूवल ऑफ गैसियस पोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सुटेबल। सिंपल सी भाषा में कहूं तो अगर जो हमारी एयर है, ठीक है, उसमें आपको पता बहुत सारा पोल्यूशन होता है। जैसे कि दिल्ली की बात कर लो, बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए हुए हैं दिल्ली में बहुत सारे। सुना होगा आपने कभी ना कभी कि दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट्स की जरूरत है और लगाइए क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है। तो वही चीज उन्होंने पूछी है कि गैसेस जो हार्मफुल गैसेस हैं हवा में, उनको रिमूव करने के लिए किस चीज का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस में से बताइए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बढ़िया मुराद, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, बिल्कुल सही आंसर। फ्रीक, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ये वह डिवाइस है जिसका कि यूज किया जाता है जो गैसेज रहती हैं, पोल्यूशन वाली गैसेज या पोल्यूटेंट गैसेज आप कह सकते हैं, उनको हवा से अलग करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होता हुआ दिखेगा, ऑप्शन जो है वो सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री ऑफ विच टू कंट्रीज इज कॉल्ड द रेड क्लिफ लाइन। इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हमारे पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं, जो मेनली जिनके साथ ज्यादा विवाद चलता है, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, इन दोनों पे भी क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, और यहां पे इन्होंने बात की है कि रेड क्लिफ जो एक इंटरनेशनल लाइन है वो किन दो देशों के बीच में आती है। दो लाइंस, तीन लाइन जो है वो मोस्टली पूछी जाती हैं, एक रेड क्लिफ, एक डोरांड लाइन और एक आती है मैकमोहन लाइन। क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आती है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आती है। इंडिया और नेपाल की बात करें तो इसमें आएगी डोरांड लाइन। ठीक है, इसमें आएगी डोरांड लाइन। इंडिया और चाइना की बात करें तो मेरे भाई इसमें आएगी कौन सी, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन आएगी इसमें। और बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें भी डोरांड लाइन जो है वो आएगी। ठीक है, इसमें भी डोरांड लाइन आएगी। ये आप याद कर लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट जो है वो साथ साथ में लेते जाएं सभी दोस्त, अदरवाइज आप इनको बाद में भी लिख सकते हैं। एक और वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है, डुरांड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। डुरांड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, कोई बच्चा बताएगा जल्दी से ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किस खेल से संबंधित है डुरांड कप, तो फुटबॉल जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है। एक एक क्वेश्चन से हम तीन तीन चार चार जितने पॉसिबल हो सकेंगे उतने बनाएंगे। दत्ता बोरा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। ठीक है, शाबाश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे दिए रहेंगे, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी वो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 8899522815। पेड पीडीएफ है, पेड है, 59 रुपीज की है। 59 रुपीज की, मैं पहले बता देता हूं, ऐसे बाद में आप पूछोगे। 59 रुपीज की है। ठीक है, 12 प्रैक्टिस सेट है इसमें, 12 प्रैक्टिस सेट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुल्तान जैन उल एबिदीन हु रूल कश्मीर ड्यूरिंग 15th सेंचुरी वाज आल्सो नोन एज। सुल्तान जैन उल एबिदीन जो है जिन्होंने कश्मीर में 15वीं शताब्दी के दौरान राज किया था, उनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, बिल्कुल सही आंसर। अभी तक ना मैंने एक चीज रियलाइज कर ली है कि आप बच्चों की प्रेपरेशन जो है आप कह सकते हैं कि एवरेज है, ठीक है, आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको देखते हुए जो आगे के क्वेश्चंस तैयार करूंगा वो थोड़े लेवल जो है इसके अकॉर्डिंग ही करूंगा ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, बट मेरे भाई ऑप्शन में अकबर ऑफ कश्मीर नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, बोध शाह। ठीक है, कौन सा दिया गया, बोध शाह। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बोध शाह से क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट किंग, जो एक महान राजा हो। क्या हो, ग्रेट किंग, बोध शाह उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम ये था। इसके सिवा अगर बात कर ली जाए, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा बच्चे ने, तो बिल्कुल सही है ये बात भी, अकबर ऑफ कश्मीर भी जो है ऐसे कहा जाता था, बट ऑप्शन में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते।
ठीक है, एडिशनल नॉलेज के लिए बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसमें आपको एक चार्ट जैसा बना के देता हूं, ठीक है, एक चार्ट जैसा इसमें आपको बना के देता हूं। 483 बीसी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। अजात शत्रु किंग, तब तक सभी दोस्त आंसर दीजिए। अजात शत्रु किंग है और जगह है राजगिरा, ठीक है। दूसरा नंबर 383 बीसी है, किंग है इसमें काल अशोका, काल अशोका किंग है और जगह है वैशाली। थर्ड नंबर की बात कर ली जाए तो 250 बीसी की है, इसमें किंग है इस टाइम पे अशोका, ठीक है, और जगह है पाटलिपुत्र, जगह है पाटलिपुत्र। और फोर्थ वन की बात कर ली जाए तो 72 एडी, याद रखिए ये एडी है, ठीक है, ये बीसी मत लिखिए, ये एडी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कनिष्का और जगह है कुंडल वन, ठीक है, जो कि कहां पे है, जम्मू कश्मीर में आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा मेरे भाई, हमारे लिए रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, कौन सी, जो कनिष्का के द्वारा करवाई गई थी 72 एडी में, जो कि कुंडल वन में हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो फोर्थ वाला जो है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं ये, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं ये, बाकी के भी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जैसे आपको सही लगता है कर लीजिए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा गया किस राजा के अंडर हुई थी, तो कनिष्का के अंडर, किसके अंडर, कनिष्का के अंडर। इनके चेयरमैन के नाम लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। फर्स्ट वाले का है महाकश्यपा, मैं बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। फर्स्ट काउंसिल में चेयरमैन थे महाकश्यप, सेकंड में थे साबाकामी, थर्ड में थे मोगालीपुत्र तिस्सा और फोर्थ में थे बासुमित्र। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट काउंसिल में थे महाकश्यपा, सेकंड में साबाकामी, थर्ड में मोगालीपुत्र तिस और फोर्थ में बासुमित्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ आ रहे होंगे, और इसी के साथ सभी दोस्त जो है वो थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे और लाइक कर देंगे एक बार वीडियो को, जो कि बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। अगर मैं आपके लिए फ्री में कर सकता हूं तो आप थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम निकाल के वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे होगा क्या कि दूसरे जो कुछ हमारे भाई हैं जिन तक वीडियोस नहीं पहुंच पाती हैं, उन तक भी वीडियोस पहुंच जाएंगी, उनको भी थोड़े पढ़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने बच्चे देख रहे हैं एटलीस्ट उतने कर दो, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, इसको फीस समझ के पे कर दो बस। नेक्स्ट है, तोंगगुप पास इज अ माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद, तोंगगुप पास जो है ये एक माउंटेन कॉरिडोर है, ये इंडिया को किसके साथ जो है वो कनेक्ट करता है, नेपाल, चाइना, म्यांमार या फिर पाकिस्तान। इसके साथ साथ जो कुछ और भी इंपॉर्टेंट हैं, एक है बारालाचा पास, ठीक है, कौन सा है, बारालाचा पास एक हो गया, क्लियर। ये हिमाचल को करेगा किसके साथ कनेक्ट करेगा, लद्दाख के साथ, हिमाचल को लद्दाख के साथ करेगा। और ये जो पास है ये हाईएस्ट भी है, ठीक है, ये हाईएस्ट पास है। और इसके सिवा दूसरा एक लिख लीजिए और इंपॉर्टेंट, नथुला पास। आप सभी दोस्तों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो चीजें मैं आपको स्क्रीन पे लिखवाऊंगा ना मेरे भाई, उनको आप अच्छे से नोटबुक में नोट्स बना के लिख लीजिएगा। आपको एग्जाम पे टाइम पे इनकी अहमियत जो है वो पता चल जाएगी। इनको ऐसे इजी मत लीजिए, कैजुअल मत लीजिएगा कि नहीं यार कोई नहीं पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, देखा चले गए, वैसे नहीं होगा। इनको अच्छे से नोट्स में लिखिएगा और रिवीजन इनकी कीजिएगा, ठीक है। नथुला जो है ये सिक्किम को करता है किसके साथ, चाइना के साथ, क्लियर। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो लिख लीजिए। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर रहेगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। म्यांमार के साथ कनेक्ट करेगा इंडिया को। अगले क्वेश्चन की देखते हैं, लिपुला पास उत्तराखंड के साथ कनेक्ट करता है काजल शर्मा, बहुत बढ़िया, वेल डन। अल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सोच समझ के कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता हो क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बोला है कि अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं
तो हमारे बीमार पड़ने के जो है चांसेस बढ़ते हैं, जहां हमें प्रॉब्लम आने लग पड़ती है हेल्थ के रिलेटेड। तो वो क्यों आती है, बस इतनी सी बात है। मान लीजिए आप धरती पे रह रहे हैं, आप चढ़ गए हिमालय पर्वत पे। हिमालय पर्वत है 8-9 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, धरती से हाइट पे है। तो आप 8-9 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आने लग पड़ेगी, ठीक है, सफोकेशन होने लग पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आप हाइट पे जाएंगे उतना ऑक्सीजन वहां पे कम होता जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 15 से 30 तक ही तो है, 15-30 किलोमीटर की रेंज में ही है, ऊपर तो ऑक्सीजन है ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाइट की तरफ चलते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होती जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, हाई नहीं होगा, लो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का भी कोई रोल नहीं होगा। अगर ठंडा होता तो उसमें रोल रहता है कि खून जो है वो जमने लग पड़ता है बर्फ के एरिया में, बट एज सच नहीं। मेन पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हम हाइट पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होने लग पड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ जाओ जल्दी से सभी दोस्त, और ट्राई कीजिएगा कि आंसर जो है वो सभी दोस्त साथ साथ में देते जाओ, ठीक है, आंसर देते जाओ। बात की गई है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन कहां है? यूएन का, यूएन का हेडक्वार्टर कहां है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, बहुत बढ़िया। तो कहां है, जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त। बैंकॉक कौन कौन जा रहा है भाई घूमने? बहुत बढ़िया, बैंकॉक कौन कौन जा रहा है? बिल्कुल सही, ठीक है। तो बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। बैंकॉक कहां पे है? थाईलैंड में। थाईलैंड में आप सभी ने थाईलैंड का नाम सुना होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि थाईलैंड में जो है हेडक्वार्टर भी है इसका। तो अब से याद रखिएगा, जब भी थाईलैंड का नाम याद आए दिमाग में तो याद कर लीजिएगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन का हेडक्वार्टर वहीं पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी गैस है इनमें से जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती? ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए या आप कह लीजिए कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बिल्कुल सही, बहुत ही जबरदस्त स्पीड के साथ आंसर आ रहे हैं, वेल डन। साबा, जेपी, मुदासिर, अमन, राहुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है मेरे भाई, ऑक्सीजन जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होंगी मैं आपको बता देता हूं। जो गैसेस से हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिन गैसेस से हीट निकलेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वो गैसेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कौन कौन सी गैसेस हैं वो भी आप लिख लीजिए, कौन कौन सी गैसेस हैं। एक लिखिए सबसे पहले मीथेन लिखो मेरे भाई, मीथेन लिखो, जिसे कि CH4 भी कहा जाता है। दूसरी लिखो हमारी प्यारी हर जगह पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो। तीसरी लिख लो नाइट्रोजन या निट्रस ऑक्साइड लिख लो, ठीक है। और फोर्थ लिख लो सल्फर से रिलेटेड गैसेस। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि किसी भाई को कोई डाउट बच जाए किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर सभी दोस्त देते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पकड़ूंगा ऑप्शन नंबर सी को, 5 अक्टूबर जो है उसको कौन सा डे मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। फिर पकड़ेंगे हम ऑप्शन नंबर डी को, 23 मार्च को। इस दिन क्या हुआ था, ये आप ब्लैक डे के रूप में जान सकते हैं इस डे को। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों को हैंग्ड किया गया था, फांसी दी गई थी, ठीक है। 23 मार्च को हैंग किया गया था। एक इसमें ना एक कंफ्यूजन बनती है कि मेटेआर डे, ठीक है, जिसे हम शहीद दिवस कहते हैं, कुछ सोर्सेज जो है उनमें आपको शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च दिखेगा, और कुछ सोर्सेज पे आपको
शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी दिखेगा। ठीक है, ये 2 दिन है जिनमें कंफ्यूजन होती है। आप अगर गूगल वगैरह देखेंगे तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, जनवरी वाला जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, जो गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं हमें उन्हीं की राह पे चलना पड़ता है। तो 30 जनवरी को जो है नथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की जो है वो गोली से हत्या की गई थी, तो उस दिवस को जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मेटियार डे जो है जिसे हम कहते हैं उसके रूप में मनाया जाता है, ना कि 23 मार्च वाले बच्चे। जो अगर आप ऐसे एग्जाम में 23 मार्च करके आ जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो रहेगा 5 जून जो है इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए कोई सीरीज लाओ। एसएससी एमटीएस के लिए मेरे भाई आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आप वो कर लीजिए, आपका हो जाएगा उसमें ऑलमोस्ट चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन। यार ये पढ़ा चुका हूं आपको। मैकमोहन लाइन आपको पता है चाइना के साथ ही आती है, तो आंखें बंद करके आंसर दो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट की थी। तो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से बोला भी वही गया है कि एनी बेसेंट ने फॉर्म्ड की थी होम रूल लीग इंडिया में बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट इन विच कंट्री। होम रूल लीग जो है ना ये दूसरे किसी कंट्री को देख के जो है इसने एनी बेसेंट ने जो है वो की थी। एनी बेसेंट जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नहीं थी। ठीक है, इंडियन नहीं थी, तो इन्होंने किस बेस पे की थी? तो ये आयरलैंड से ये देख के की थी। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 1 नंबर। अब इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, किसके साथ मिलके की थी? विद, ठीक है, विद बाल गंगाधर तिलक, विद बाल गंगाधर तिलक। ये मैं आपको जो एडिशनल लिखवाता हूं ना, इसको आप मेरे भाई ऐसे मत समझिएगा कि सर ये क्या फायदा हुआ बाल गंगाधर तिलक। हमें सीधा पता चल गया आयरलैंड आंसर है, बात खत्म। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधा क्वेश्चन में पूछें कि किसके साथ मिलके की थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक भी आंसर हो सकता है, ये भी याद रखिए। 1 नंबर। दूसरा नंबर व्हेन, ठीक है, बोले तो कब की थी? तो 1916 में की थी, अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 1916 में की थी। ठीक है, इसके पीछे का मोटिव क्या था? बात करें मोटिव की, तो मोटिव क्या था? अचीव सेल्फ रूल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ रूल फ्रॉम ब्रिटिशर्स। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका मोटिव ये था कि ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर से हट जाएं, हमें ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ रूल करना चाहते हैं, हमें ब्रिटिशर्स के दबाव में नहीं रहना है। लोकेशन भी लिख लीजिए, मद्रास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम रूल लीग कब शुरू हुई थी? 1916 में, मद्रास में। किसके साथ मिलकर एनी बेसेंट ने की थी? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी दोस्त एक बार। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, अगर अच्छे लग रहे हो तो एक बार सभी दोस्त जो है वो मिलके लाइक करते हुए चलेंगे। द ओनली वाइड एज सेंचुरी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन, ठीक है, इसे डंकी भी कहा जाता है। ठीक है, आप डंकी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज पे आपको डंकी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो है ये कहां पे है? बिल्कुल सही, मुंताहा। मुंताहा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हम क्लास के एंड में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अपनी पहले क्लास करेंगे। चलिए, तो कहां पे है? रन ऑफ कच्छ बिल्कुल सही आंसर आता हुआ मेरे भाइयों का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेंग ऑफ। मैग्नीज जो है वो भारत किसके शासनकाल में आया था? 2 बंदे बनेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आएगा मैग्नीज, ठीक है, एक आएगा फाहिन, एक फाहिन आएगा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। अभी हम मैग्नीज को पढ़ते हैं, फाहिन को नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ लेंगे। तो मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है वो मैग्नीज आया था। टाइम पीरियड था मैग्नीज आने का 302 से लेके 288 बीसी तक। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो है वो मैग्नीज विजिट किया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड एट। देखो जम्मू में है ना, विजयपुर है ना, तो वो मेरे को दिमाग में वही विजयपुर आ रहा है। तो हाँ, तो बात करते हैं विजयनगर की। विजयनगर एम्पायर जो है उसके रिमेन्स, रिमेन्स होते हैं कि कोई चीजें बच जाती हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कोई मर्डर हुआ हो, कुछ हुआ तो उसके रिमेन्स बच जाते हैं, सबूत, सबूत, ठीक है, सबूत बच जाना, तो उन्हें बोलते हैं रिमेन्स। तो रिमेन्स जो है वो विजयनगर एम्पायर के कहां से हमें मिलते हैं? विजयनगर एम्पायर कहाँ था? साउथ में था कि नॉर्थ में था? साउथ इंडिया में था, नॉर्थ इंडिया में था, वेस्ट में, ईस्ट में, कहां पे? बहुत बढ़िया एसएससी सुदेश, सुदेश बहुत बढ़िया। ठीक है, मोनू शर्मा गलत हो चुके हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो हम्पी जो है इसमें सही आंसर रहेगा। हम्पी, हम्पी उस टाइम पे इसकी कैपिटल भी था, उस टाइम पे कैपिटल भी था। और ये कहां पे है? कर्नाटका में है। कहां पे है मेरे भाई? कर्नाटका में है। और हम्पी जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। 1986 में हम्पी को दर्जा मिल गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। देखिए आप सभी दोस्त जो आंसर देते हैं ना, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा ताकि आप ट्राई करते हैं एटलीस्ट। ठीक है, आप एटलीस्ट ट्राई करते हैं, ट्राई करते रहिए। गलत होता है कोई बात नहीं, गलत करके ही ये इंसान जो है वो सीखता है, गलतियां किए बिना कोई नहीं सीखेगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से, कि बोला गया है एक मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, उसको जो है वो रद्द कर दिया गया था, उसे बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि चोरी चोरा कांड जो है वो हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट हम कहेंगे हुआ था, जिस वजह से उस मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। चोरी चोरा इंसिडेंट में हुआ क्या था? उसमें क्या था कि पीजेंट्स जो थे ना वो तो दुखी थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, भाई सीधी सी बात है। कभी वो इंडिगो की खेती करवाते थे जबरदस्ती, कभी वो बेवजह के टैक्स लगाते थे, ऊपर से दाम नहीं देते थे, तो डेफिनेट सी बात है वो बहुत दुखी थे। तो इन्होंने क्या किया था? बहुत बढ़िया, जुबेर अहमद का भी आंसर आ चुका है। 22 पुलिसमैन को इन्होंने जला दिया था। एक पुलिस स्टेशन था, ठीक है, वहां पे इन्होंने हमला किया, उस पे आग लगा दी थी, और उसमें 22 पर्सन जो थे, पुलिस पर्सन मारे गए थे। बात करते हैं इस इंसिडेंट की, कब हुआ था? तो 1922 में चोरी चोरा हुआ था इंसिडेंट। और इसके साइड वाइज, जहां आप कह सकते हैं अलोंग साइड जो है, वो कौन सी चल रही थी मूवमेंट? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसे हम कहेंगे, चल रहा था। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु की मुख्य नदी जो है वो कौन सी रहेगी? तमिलनाडु की मेजर रिवर का नाम बताइए। नर्मदा, तापी, इंडस या फिर कावेरी। नर्मदा आपको पता है कहां पे बहती है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। आप सभी जहां पर भी बैठ के पढ़ते हैं, एक छोटा सा 10-20 रुपए का मैप आएगा मेरे भाई, आप एक मैप लेके अपने टेबल के सामने या जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे लगा लो, ताकि उठते बैठते आपकी नजर पड़ती रहे उन चीजों पे और आपको इजी याद होती जाए। ठीक है, नर्मदा जो है ये सेंट्रल इंडिया में रहेगी, ठीक है, मध्य प्रदेश वाली साइड आएगी, तो ये नहीं हो सकता। तापी भी नहीं, इंडस भी ऊपर आती है, ठीक है। तो कावेरी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, कावेरी, या फिर कई बार इसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कावेरी ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो है इसे मेन जो है वो रिवर कहा जाता है। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मेजर रिवर है इसकी। चलिए तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा जल्दी से कि कैपिटल ऑफ तमिलनाडु जो है वो कहां पे है, या कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए आंसर में। तमिलनाडु की कैपिटल गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी, देखिए हाँ, ये भी ना एक मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये सोर्सेस से क्लियर नहीं है, बट आप बुक्स पढ़ेंगे ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें मोस्टली मेंशन होगा कावेरी। अगर आप गूगल देखेंगे, गूगल खुद कंफ्यूज है, ठीक है, कि इसको कावेरी लिखूं कि या फिर दूसरी कौन सी बोली, गोदावरी बोली। गोदावरी जो है, गोदावरी भी लार्जेस्ट है, बट इसमें क्या है कि गोदावरी जो है इसका एक टाइम पे पानी सूखता है, ठीक है, गर्मियों में, तो उस वजह से जो है मेन नहीं कहा जाता। तो कावेरी जो है ये मेन रहती है। कावेरी ऑलमोस्ट आपको एवरग्रीन होती है ना, जैसे वैसे दिखेगी, तो इस वजह से कावेरी कहा जाता है इसे, ठीक है। कावेरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे कोई डाउट्स होते हैं ना तो पूछ लिया करो, ठीक है। लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि आपके डाउट्स जो है वो
फेस टू फेस क्लियर हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी किसी के डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट में बता दो, या फिर आपको नंबर दिया हुआ है वहां पे आप मैसेज कर दो। बहुत बढ़िया, चेन्नई जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो चेन्नई जो है कैपिटल रहेगी। चलिए एक जियोग्राफी से क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी भी देश में दिन और रात जो है वो होते हैं, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट से, लैटिट्यूडनल से, इक्वेटर से, या फिर प्राइम मेरिडियन से? प्राइम मेरिडियन, अरे गलत मत जाओ मेरे भाई, गलत नहीं चाहिए, देखो यार, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन जो है वो इंडिया से भी एक स्टेट से निकलता है, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर में निकलता है, ठीक है। बात करते हैं डे एंड नाइट का जो इफेक्ट पड़ता है, देखो आपको मैं बता दूं, ट्राई करता हूं बनाने की, बस ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इस तरह से धरती जो है हमारी टिल्ट हुई है, ठीक है, इस तरह से टिल्ट हुई है ना, तो ये जो ऐसे लेटी हुई लाइंस होती हैं इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। और जो ऐसी लाइंस होती हैं ऐसी वाली, इन्हें बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, इन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूड। तो ये बेस्डली जो बेस्ड रहता है वो रहता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि क्या होता है कि देखिए जब डेज आते हैं ना गर्मियों के दिन, जब मोस्टली आप कह सकते हैं ये इक्वेटर मान लीजिए, तो सूर्य जो है वो इक्वेटर के बिल्कुल टू दी हेड होता है, सिर के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला ये पोर्शन जो बचेगा, ये पोर्शन जो बचेगा ये सूर्य से अलग रहेगा, इस तक तो डे लाइट पहुंचेगी नहीं, ठीक है। तो ये इन वजहों से जो है इन्फ्लुएंस होता है, जो आप कह सकते हैं कि फर्क पड़ता है दिन और रात बनने में, ठीक है। इन दिनों में फिर क्या होता है, जब सूर्य यहाँ पे होगा तो ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यहाँ पे दिन लंबे होंगे, डेज जो है वो ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे जो है वो रातें जो है वो लंबी होंगी, क्योंकि यहाँ तक तो लाइट आएगी नहीं सीधी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, तो इसके रिलेटेड बेसिक बेसिक पॉइंट लिख लो। एक लिखो क्योंकि इसमें नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट रहती है, दूसरा अर्थ टिल्ट होती है, टिल्ट का मतलब झुकी हुई, थोड़ा सा झुकाव होना, ठीक है। तीसरा लिख लो सन ऑन इक्वेटर, सूर्य जो है वो इक्वेटर पे मेनली फोकस्ड रहता है, ठीक है। और इसी वजह से सेम डे एंड नाइट भी होते हैं, सेम डे नाइट, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, सेम डे नाइट को सोलिस्टर भी कहा जाता है, एक सोलिस्टर टर्म होती है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसको भी कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Alps mountain and Himalayas are classic example of process of। Alps mountain और हिमालयाज जो हैं ये किस टाइप के माउंटेन हैं, ये किस माउंटेन की एग्जांपल है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ये इसका तो आंसर मैं पीछे आपको बता चुका था, जब मैं आपको बता रहा था हिमालय के बारे में, अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन का बता रहा था, तब आपको मैंने बताया था हिमालय जो है वो जंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और उसी के साथ साथ एल्प्स भी बताए थे आपको, ठीक है। तो ये फोल्डिंग माउंटेन्स में आ जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक और क्वेश्चन बनेगा वॉल्केनिक एक्टिविटी से, कौन से जो है वो वॉल्केनो एक्टिव माउंटेन्स हैं? तो एक ही नाम लिखिए जो कि मेन नाम है, माउंट फूजी, ठीक है। माउंट फूजी नाम लिखिए, ये एक्टिव वॉल्केनो है माउंटेन्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर इज द पार्ट ऑफ, ओजोन लेयर जो है वो कौन सी लेयर में आती है एटमॉस्फेयर की? आपको मैंने एटमॉस्फेयर की ट्रिक बताई थी, जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, ट्रिक बताई थी, ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम करके, याद है ना आप सभी को? देख लो दूसरे नंबर की लेयर कौन सी आती है, दूसरे नंबर की लेयर में आता है ओजोन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दूसरे नंबर आता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि पीछे की जो क्लासेस हुई है ना, जो कुछ बच्चे अभी नए जुड़ेंगे हमारे साथ अब से, वो पीछे की क्लासेस भी करते हुए आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर जो है वो होती है। ओजोन लेयर ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में आएगी, 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में आएगी। ओजोन लेयर का आपको काम मालूम है, ये क्या करती है कि जो हार्मफुल यूवी रेज आती हैं सन से, उनसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उनसे बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो होते हैं। ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम, बिल्कुल सही, ठीक है, ये ट्रिक रहेगी। वेल डन, वेल डन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हैं बच्चे अच्छे से जो जो भी क्लास आप डेली पढ़ते हैं उनकी अच्छे से रिवीजन करते होंगे, और अच्छे से उनको दिमाग में बिठाते होंगे, ठीक है। रिवीजन करोगे मेरे भाई तो फल मिलेगा, ठीक है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। रिवीजन करोगे तो वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, फल को रिजल्ट के साथ चेंज कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, भारत में बिजली उत्पाद करने का
सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कौन सा रहेगा, बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कौन सा है? तो ये आ जाता है थर्मल पावर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर जो है ये सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। हम बात करेंगे सबसे पहले अपने जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक नाम लिखिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, काला कोट, जो कि कहां पे है? रजौरी में है। ठीक है, रजौरी में है, ये याद कर लिया। ठीक है, बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। इनसे 65% तक जो है आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन्हीं से। बाकी कुछ हाइड्रो से भी होती है, ठीक है, पानी से भी होती है, विंड वेव से भी होती है, अलग अलग सोर्सेस होती है, बट सबसे ज्यादा जो है वो थर्मल पावर से होएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा किससे होगी? थर्मल पावर से होती है। जम्मू कश्मीर में बात की जाए, J&K में टोटल कितने हैं? 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बट फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को रोना लगा रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि भाई देते ही नहीं है ये लाइट को। ठीक है, जब वो दिन आते हैं गर्मियों के दिन तो बुरी हालत, तोबा तोबा क्या ही कोई कहेगा। ठीक है, ऐसी हालत हुई होती है। क्यों? क्योंकि ये हिमाचल हो गया साइड पे हमारे, या और स्टेट्स हो गए, ये उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेचने में बिजी रहते हैं जम्मू कश्मीर के, इसलिए जम्मू कश्मीर में लाइट की तंगी भी होती है। बट अगर आप बोलेंगे सोर्सेस की, तो प्रोडक्शन बहुत है, बट प्रोडक्शन को बेचा जाता है, इसलिए मेन प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी दोस्तों को? 65% तक जो है वो प्रोड्यूस होता है थर्मल पावर से। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी? हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? स्कल बोन्स हैं, थंब नेल है, या फिर रिब की बोन्स हैं, या फिर एनिमल ऑफ टिथ है? सोच के बताइए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, देखिए सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा होता है? जेलम, उरी, 1 एंड सेकंड। सबसे हार्डेस्ट पार्ट स्कल बोन्स, क्या जो खोपड़ी है ये सबसे हार्डेस्ट होती है हमारी? बिल्कुल नहीं। नाखून जो है अंगूठे का, थंबनेल क्यों मेंशन किया? ठीक है, ये भी नहीं होता। हड्डियां जो है रिब की, डांचा, ये भी नहीं होता। एनिमल ऑफ टिथ, एनिमल क्या होता है? रुको मैं ट्राई करता हूं बनाने का दांत को। ये कुछ इस तरह से दांत होता है ना हमारा, ये रूट्स आगे नीचे, ये जो ऊपर का होता है ना, ये जो वाइट वाइट दिखते हैं हमारे दांतों के ऊपर, इसे बोलते हैं एनिमल। ठीक है, इसे बोलते हैं एनिमल। ये जो है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट यही होगा। तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत सारे, आरिफ, राहुल, दद्दू, सोहेब, मोनू, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ जल्दी से सभी दोस्त। The provision of Indian Constitution that mostly clear express the power of judicial review. Judicial review की पावर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल जो है वो देखता है, जहां एक्सप्रेस करता है? जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस की कोर्ट के पास रहता है। कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, हाई कोर्ट के जज जो हैं वो मिल गए हुए हैं उनके साथ, ऑपोजिशन के साथ, जहां वकील मिल गया, जहां ऑफिसर, ऐसा कुछ हो गया, तो भाई उस आर्टिकल के दौरान मैं सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता हूं, उनको बोल सकता हूं कि नहीं आप ये केस अपने पे लो, ठीक है, आप ये खुद सुप्रीम कोर्ट इसे मैनेज करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां ऐसा ऐसा कुछ है, धांधली हो रही है, तो मेरे को उन पर यकीन नहीं है। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 32 के अंडर। किसके अंडर आएगा? आर्टिकल नंबर 32 के अंडर आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें आप सीधा बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, उतने तक का अधिकार आपको आर्टिकल 32 देता है। तो आंसर लिखिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 32 इसका आंसर है। उसके बाद इसमें मेन एक और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 भी आता है इसके साथ। ठीक है, राइट टू रेमिडीज, मुराद अली, बहुत बढ़िया। ठीक है, राइट टू रेमिडीज इस पे बोला जाता है। इसमें 5 रिट्स जो हैं वो आते हैं इंपॉर्टेंट, 5 रिट्स लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 रिट्स। पहले आता है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस जो है ये पहला आता है। दूसरा आता है मैंडेमस, तीसरे नंबर पे है जो आएगा ये आएगा सर्शरी, फोर्थ नंबर का जो है ये आता है प्रोहिबिशन, और 5वें नंबर पे लास्ट वाला जो है ये आता है क्यो ब्रंटो, क्यो ब्रंटो ये आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास जो थी, आज की क्लास की क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरे भाई। उम्मीद करूंगा कि जो मेरा मोटिव है, जो मेरा मकसद है कि आपको मैं क्वेश्चंस अच्छे से समझा पाऊं, वो आपको समझा पाया हूंगा।
कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त जो है अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास जो है आपको कैसी लगी। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक वीडियो को कर दीजिए, और अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और भी अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 8899522815, ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा ऑफिशियल। व्हाट्सएप पे आप इस पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी होगी, बट जेन्युइन क्वेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं, सर सिलेबस बता दो, ये बता दो, वो चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि सिलेबस भाई गूगल पे मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, ठीक है? उनके आंसर नहीं मिलेंगे। और दूसरा नंबर, हमने एक पीडीएफ बनाई है, ठीक है? आपको बता दूं, पीडीएफ बनाई है जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट हैं, 12 प्रैक्टिस सेट है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको उनमें मिलेंगे। उसका प्राइस जो है वो 59 रुपीज है। क्योंकि बाकी देखिए थोड़ा सा इनकम का चाहिए होता है भाई, सोर्स कुछ ना कुछ। बाकी आपको कंप्लीट कोर्स जो है, जो आपको 700 800 1000 का मिलेगा, वो आपको मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, ठीक है? उसकी परवाह मत कीजिए। एडिशनल इसके साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, पीडीएफ अगर आप चाहें तो ले लीजिएगा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है? 59 रुपीज उसकी कॉस्टिंग रहेगी। तो चलिए मेरे भाई, अब दीजिए इजाजत मेरे को। कोई अगर आपका बेसिक क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। सर रिलैक्सेशन मिलेगी तो रिलैक्सेशन की उम्मीदें छोड़ दो, मेरा तो ये कहना है जो रियलिटी है। आगे आपकी इच्छा है, अगर आप सपने देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट छोड़ दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? रिलैक्सेशन का कोई चांस नहीं है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, अंबेडकर हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। हैबियस कॉर्पस मैंडेमस, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम स्टिल एट बॉटम, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मेहनत करो, आओगे, ठीक है? मेहनत करो, निखरोगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इज रिलैक्सेशन। चलिए, रीजनिंग वगैरह की क्लासेस जो है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। रीजनिंग, कंप्यूटर, जम्मू कश्मीर की जीके जीएस, मेन जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब आपको मिलेंगी। बस आप डेली जो है वो लाइव जुड़ जाइए करिएगा, बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बस आपका रूटीन, आपकी इतनी सी ड्यूटी है कि आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है? एज अ फीस, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्लियर? और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो ये नंबर आपको दिया है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दीजिए मेरे को इजाजत भाई, आज इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस में। आप सभी भी बनिएगा सेम टाइम पे आके, ठीक है? तो मिलेंगे, तब तक के लिए दो इजाजत। जय हिंद, जय भारत।